नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी आर्ट्स एंड कॉमर्स पीजी कॉलेज वैशाली नगर भिलाई से। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 से लिया गया है। यह यूनिट 1 का टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। Topics to be covered in this video lecture are limitations of valence bond theory, elementary idea of crystal field theory, crystal field splitting in octahedral and tetrahedral complexes, and calculation of CFSE value. संक्रमण धातु संकुलों में बंध की प्रकृति। टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर में हम संक्रमण धातु यौगिकों में बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपने उपसहसंयोजक संकुलों में बंध की प्रकृति को 3 थ्योरीज के माध्यम से समझा था, वर्नर्स थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वास्तव में ये उपसहसंयोजक संकुल ही संक्रमण धातु यौगिक होते हैं। इस वर्ष बीएससी थर्ड ईयर में आप इन यौगिकों के संबंध में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे और पीजी कोर्सेज करते वक्त आप इनसे संबंधित 2 थ्योरीज और पढ़ते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी में जो कमियां थी उन्हें दूर करते हुए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दिया गया, इसमें जो कमियां थी उसे दूर करते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई और इसमें जो कमियां थी उन्हें दूर करते हुए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से एक नए सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई। पहली कमी जो इस सिद्धांत में थी, उसके अनुसार जो धातु संकुल होते हैं उनमें आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करने में यह सिद्धांत सफल नहीं था। दूसरी कमी यह थी कि सममित संकुलों में विकृति की व्याख्या इस सिद्धांत के माध्यम से पूर्णतः नहीं की जा सकती थी। जो धातु संकुल होते हैं उनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जैसे उनके रंग, चुंबकीय गुण, स्पेक्ट्रम आदि। इन मूलभूत गुणों की व्याख्या में भी संयोजकता बंध सिद्धांत पूरी तरह से सफल नहीं रहा। उसी प्रकार संयोजकता बंध सिद्धांत की अवधारणा के आधार पर संकरण के प्रकार का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन के गुणों पर आधारित है तथा लिगेंड के गुणों की इसमें विवेचना नहीं की गई है। इन कमियों को दूर करते हुए एक नई थ्योरी प्रतिपादित हुई जो कहलाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह थ्योरी ब्रेथ तथा वॉन वेलेक ने दी थी, लेकिन इस थ्योरी को मान्यता सन 1952 में मिली जब ऑर्गेल नामक साइंटिस्ट ने क्रिस्टलों की संरचना इस थ्योरी के माध्यम से प्रस्तुत की। इस थ्योरी का मुख्य तथ्य यह है कि धातु धनावेश के रूप में कॉम्प्लेक्सेस में उपस्थित होते हैं तथा लिगेंड्स को ऋणावेश के रूप में माना जाता है और इनके मध्य जो बंध होता है उसकी प्रकृति मूलतः आयनिक होती है। तो इस प्रकार से धातु संकुलों में धातु केंद्र पर उपस्थित होती है तथा लिगेंड चारों ओर एक विशिष्ट ज्यामिति बनाते हुए उपस्थित होते हैं। यहाँ लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस कंसीडर किया जाता है। लिगेंड्स या तो ऋणात्मक होंगे या उदासीन होंगे। उदासीन होने पर भी लिगेंड्स को द्विध्रुव के रूप में यहाँ कंसीडर किया जाता है और बंध धातु से जो बंध बनता है वो नेगेटिव एंड की तरफ से बनता है। आइए देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य तथ्य क्या हैं। पहला तथ्य, धातु तथा लिगेंड के बीच बनने वाला बंध आयनिक प्रकृति का होगा। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय धातु आयन में जो डी ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं उन्हें समभ्रंशी माना जाता है, अर्थात उन सभी को एक समान ऊर्जा स्तर पर माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड को बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव माना जाता है तथा चौथा और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब मेटल के डी ऑर्बिटल लिगेंड के क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं तो लिगेंड और डी ऑर्बिटल के बीच होने वाले प्रतिकर्षण की वजह से
डी ऑर्बिटल्स की संभ्रंशिता या डीजेनरेसी प्रभावित होती है तथा इन ऑर्बिटलों में अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर विपाटन हो जाता है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम डी ऑर्बिटलों के आकार को देखते हैं कि इनकी आकृति कैसी होती है। 5 डी ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स dxy, dyz और dxz, इन ऑर्बिटल्स के आकार को यदि हम x, y और z 3 अक्षों के सापेक्ष देखें तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जो लोब्स हैं, जो डी ऑर्बिटल के लोब्स हैं, वो इन अक्षों से 45 डिग्री पर उपस्थित हैं, अर्थात ये अक्षों के बीच में उपस्थित हैं। और इन तीनों ऑर्बिटलों को हम एक कैटेगरी में रख देते हैं और इन्हें हम कहते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अगले दो ऑर्बिटल्स dz² और dx²y², इन दोनों ऑर्बिटल्स को यदि आप x, y और z एक्सिस के सापेक्ष देखते हैं तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल्स अक्षों पर उपस्थित ऑर्बिटल्स हैं और इन्हें हम EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें हमने 2 अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। 3 ऑर्बिटल्स को हमने T2G कैटेगरी में रखा, 2 ऑर्बिटल्स को EG कैटेगरी में। T2G अर्थात ट्रिपली डीजनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स और EG का अर्थ होता है डबली डीजनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स। ये टर्मिनोलॉजीज हमें पॉइंट ग्रुप से मिलती हैं, ग्रुप थ्योरी से मिलती हैं, जो आप PG लेवल पर पढ़ते हैं। 3rd ईयर में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डी ऑर्बिटल, सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि डी ऑर्बिटल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 ऑर्बिटल्स T2G कैटेगरी में, 2 ऑर्बिटल्स EG कैटेगरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका विपाटन किस प्रकार से होता है। डी ऑर्बिटल्स का विपाटन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों ज्योमेट्रीज वाले कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग प्रकार से होता है। आइए पहले देखते हैं कि अष्टफलकी संकुलों में डी ऑर्बिटलों का विपाटन किस प्रकार से होता है। यहाँ हम इन 5 ऑर्बिटल्स को लिगेंड के सापेक्ष इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, फ्री मेटल आयन की ऊर्जा को यदि हम यहाँ इस तरह से प्रदर्शित करें और बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा को प्रदर्शित करें तो इसके सापेक्ष किस प्रकार से एनर्जी में, ऊर्जा में परिवर्तन आएगा जैसे जैसे लिगेंड का क्षेत्र प्रभावी होता जाएगा संकुल के निर्माण के दौरान, ये हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले हम EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए देखते हैं। EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में लिगेंड जब पास आने लगता है, अनंत दूरी से लिगेंड जब इस धातु आयन के पास आने लगता है, यहाँ पहले इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेटल का DZ ऑर्बिटल है, इसके सापेक्ष जब लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड Z एक्सिस के अलोंग जब लिगेंड आएगा तो यहाँ पर इन दोनों में कम दूरी बचेगी और विकर्षण प्रभावी होगा। उसी प्रकार से dx²y² ऑर्बिटल में भी चूंकि अक्ष के सापेक्ष लिगेंड अप्रोच कर रहा है, अक्ष के सापेक्ष लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो इसमें भी परिवर्तन, प्रतिकर्षण की मात्रा काफी ज्यादा होगी और इस तरह से dz² और dx²y², ये 2 ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं अधिक विकर्षण की वजह से, जिसे बैलेंस करते हुए जो बाकी बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स हैं, T2G सेट के ऑर्बिटल्स हैं, ये लोअर ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विपाटन यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊर्जा का विपाटन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, उसे del0 से प्रदर्शित किया जाता है। आइए देखते हैं कि समचतुष्फलकी संकुलों में डी ऑर्बिटलों का विपाटन किस प्रकार से होता है। समचतुष्फलकी संकुलों में जो लिगेंड्स होते हैं वो x, y तथा z एक्सिस के बीच से 45 डिग्री पर अप्रोच करते हैं संकुल के निर्माण के दौरान। तो इस प्रकार से यहाँ विपाटन यदि हम देखें तो प्रतिकर्षण की मात्रा जो T2G ऑर्बिटल है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में प्रतिकर्षण की मात्रा ज़्यादा होती है और इस तरह से ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं।
जबकि ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में विकर्षण कम होता है और ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है उसे डेल टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो ये 5 डीजनरेट मेटल डी ऑर्बिटल्स हैं। ये लिगेंड क्षेत्र में हैं। जब लिगेंड क्षेत्र टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल क्षेत्र में T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज होगी और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि ऑक्टाहेड्रल लिगेंड क्षेत्र होगा तो उस स्थिति में EG सेट की एनर्जी रेज होगी। तो जस्ट वाइसा वर्सा रिलेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। लिगेंड्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इन दोनों की उपस्थिति में भी इस विपाटन ऊर्जा के मान में काफी परिवर्तन आता है। वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में CFSE मान कम होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में CFSE मान काफी ज्यादा होता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE वैल्यू, आइए सीखते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। CFSE वैल्यू का मान ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग आता है। तो पहले हम सीखते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में किस प्रकार से CFSE का मान कैलकुलेट किया जाता है। जाहिर है कि ये ML6 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम CFSE वैल्यू का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पहले हमें ये बात जाननी होगी कि लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। हम यदि D5 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G सेट में भर दिए जाएंगे। उसके बाद 6वां इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि आता है तो वो EG सेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो विपाटन है, इस विपाटन का मान काफी ज्यादा होता है और पहले इलेक्ट्रॉनों की पूरी भर्ती T2G ऑर्बिटल में होती है और उसके बाद ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाता है। तो CFSE वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है यहाँ पर 0.6 into NEG. NEG stands for number of electrons present in EG set of orbitals, then minus 0.4 N T2G. Again, N to T2G is the number of electrons present in T2G set of orbitals. चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। तो यहाँ CFSE के लिए कैलकुलेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा, CFSE is equal to 0.6 into NEG. NEG अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG सेट, इन दिस केस इट इज 0 minus 0.4 into number of electrons in T2G set of orbitals. In case of D5 configuration, it is 5. By solving this, we get 2.0 with minus sign. This is the value of CFSE in case of a strong field octahedral complex. तो इस तरह से यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अंतर आता जाए, यदि D6 हो, D7 हो, तो यहाँ रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते जाएंगे और कैलकुलेशन करके हम CFSE वैल्यू का की गणना कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि वीक फील्ड लिगेंड होता तो उस केस में किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता। तो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो गैप है, ये जो डेल जीरो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप जो है वो कम होता है और ये गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम थोड़ा परिवर्तित हो जाता है।
यहाँ पर ये गैप कम होने पर पहले सभी पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से भरे जाएंगे। अब हम CFSE वैल्यू की गणना यहाँ करेंगे दी, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG set of orbitals is 2 minus 0.4 into number of electrons in T2G is 3. 1.2 minus 1.2, that will give value 0 for the CFSE in case of weak field ligand. तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डेल 0 के टर्म्स में हम CFSE वैल्यू का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के द्वारा करते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ CFSE वैल्यू फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ML4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ CFSE कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस 0.6 इंटू EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ D3 कॉम्प्लेक्स। D3 कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसमें यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस स्थिति में किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा CFSE वैल्यू का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जब ये लार्ज एनर्जी गैप होगा तो 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो CFSE वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी 0.4 इंटू 0 माइनस 0.6 इंटू 3। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 0.6 इंटू 3, तो वैल्यू आएगी माइनस 1.8 डेल 0 के बराबर। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D3 कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE वैल्यू का मान आता है माइनस 1.8 डेल 0 के बराबर। इसी प्रकार यदि हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए कैलकुलेशन करें तो उस स्थिति में वीक फील्ड लिगेंड के लिए जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1 2 और 3। क्योंकि ये एनर्जी गैप वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कम होगा, छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। और अब यहाँ पर CFSE वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए हम लेंगे 0.4 इंटू 1 माइनस 0.6 इंटू यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2, तो 0.4 माइनस 1.2 that will give 0.8 del 0 माइनस साइन के साथ, माइनस 0.8 del 0 ये होगी CFSE वैल्यू वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में D3 कॉम्प्लेक्स की। तो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉनों वाले कॉम्प्लेक्सेस में हम CFSE वैल्यू की गणना कर सकते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड।